अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने के बाद भी हमेशा उनकी याद दिलों में बसी होती है। ऐसे ही चंद लोगों में मरहूम अजीज़ सेठ साहब का नाम भी शुमार है, जिनकी आज 22 साल यौम बरसी है। उनकी खिदमत को लेकर आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज खादिम कौम फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मरहूम अजीज़ सेठ साहब का 22वां सालाना बरसी का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है मरहूम अजीज़ सेठ साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। कर्नाटक की तारीख में ऐसा कोई लीडर आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। आप उनकी खिदमत को गिनते जाइए, मैं गिनवाता हूँ। नंबर 1, शहर मैसूर में बड़ी मजदूरों के लिए 1000 मकानात का तामीर करवाना और उनके लिए एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल का बनवाना। मैं समझता हूँ ऐसा कारनामा इंदिरा गांधी तो क्या, राजीव गांधी भी अपने हल्के में ऐसा कारनामा अंजाम देकर नहीं है। आज वो एक मकान लाखों की लागत में है। दूसरा, शहर मैसूर के बाद चन्नपट्टन, मंडिया, रामनगर, गुंडलपेट, ऐसे कई मकामात पर इन्होंने बड़ी मजदूरों के लिए मकानात तामीर करवा कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है उनका। मैं समझता हूँ ऐसा कारनामा आज तक कोई मुस्लिम लीडर अपने अपने हल्के में नहीं किया होगा। उसके बाद शहर मैसूर में गुजरी बाजार, जो अपने आप में एक मिसाल है, ये भी उनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है। बन्नी मंटप हलीम नगर में अजीज सेठ साहब के बलबूते पर मरहूम एमजी रहमान शरीफ साहब, जिन्हें लेडी रहमान के नाम से पुकारा जाता था, उन्होंने अजीज सेठ साहब के दम पर हलीम नगर में 232 मकानात पक्के तामीर करवाए। यह भी अजीज सेठ साहब की कोशिशों का नतीजा है। उसके बाद में बड़ा मकान जो पीर साहब को बहुत ही एहतराम की नज़र से देखा करते थे, जनाब अजीज सेठ साहब मरहूम, उन्हीं के बलबूते पर पीर साहब ने गरीबों को वहाँ बसाया। आज ये बड़ा मकान ये घनी आबादी वाला मुसलमानों का मोहल्ला कहलाया जाता है। और उसके बाद फारूखिया एजुकेशनल ट्रस्ट जो है शहर मैसूर का इदारा, वो भी अजीज सेठ साहब के दम पर ही बना है। साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, शहर बेंगलुरु में नाइन अंडरली जो मोहल्ला है, वहाँ अजीज सेठ साहब मरहूम ने अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने इंडस्ट्रियल इस्टेट अजीज सेठ के नाम से बनवाया। आज एक मकान करोड़ों रुपयों की लागत का है। क्या ये सब देन अजीज सेठ साहब की नहीं? क्या ये खिदमत अजीज सेठ साहब की नहीं? बिल्कुल। ये और उनके साथ साथ मसाजिदों के ताल्लुक से बहुत बड़े खिदमत है उनके। आज कौम इनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकती। हम तमाम मसाजिदों के जिम्मेदारों से, सदर सेक्रेटरी हजरात से और ख़ासकर खाकिशा मस्जिद के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज चांद साहब से गुजारिश है हमारी, क्या आप अजीज सेठ साहब मरहूम के खिदमत को भुला चुके हैं? जनाब चांद साहब, आप तमाम मैसूर के, बल्कि मैसूर ज़िले के तमाम मसाजिदों के जिम्मेदारों को एक खत रवाना कीजिए और उनके दुआ मग़फ़िरत की दुआ के लिए एहतमाम करवाए। जनाब चांद साहब, मैं आपसे दोबारा आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, आप बराए मेहरबानी आज ही फ़ोन पर तमाम मसाजिदों के ज़िम्मेदारों से मरहूम अजीज सेठ साहब की मग़फ़िरत के लिए, उनके अहलो अयाल, उनके वालिदैन की, उनके अहलिया के लिए भी दुआ करवाए। हाजी साहब, आपकी सियासी ज़िंदगी में, यानी आप साबिक़ वक्फ मुशावरत कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत से एमएलएस को देखा है आपने, खुसूसन आज बात हो रही है मरहूम अजीज सेठ साहब की। क्या कांग्रेस पार्टी
उनको कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी करी, क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कि अजीज सेठ की काबिलियत के मद्देनज़र उनको इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनने का एक ओहदा उनका मिलना ज़रूरी था, क्योंकि वो काबिल थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने। क्या कांग्रेस उनको फरामोश की उनकी खिदमत को? अजीज सेठ साहब की वो शख्सियत थी जो चीफ मिनिस्टरों की कुर्सियों को हिला देने वाला शख्स अजीज सेठ साहब थे। उन्होंने कभी भी अपने ओहदे के लिए या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, नायब वजीर आला बनने के लिए कभी भी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, क्योंकि उनके पास हिंदुस्तान के वजीर आजम एच.डी. देवेगौड़ा साहब भी आया करते थे, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। चीफ मिनिस्टर अगर उनको पसंद ना होता, उनके ख्याल के मुताबिक, यानी उनके कहने के बराबर वो काम नहीं करता, तो कर्नाटक के अंदर बहुत सी मिसालें ही उनकी चीफ मिनिस्टरों को बदला दिए उन्होंने। इंदिरा गांधी भी आया करती थी। वो ताकत थी उनमें। इंदिरा गांधी भी, यहाँ तक हमने देखा है उनको इंदिरा गांधी के सामने कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता था। वो अपना सिगरेट बाखैर पीकर इंदिरा गांधी के मुंह के बाजू से धुआं जाया करता था। वो ऐसी शख्सियत थी। उन्होंने कभी भी राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, देवेगौड़ा साहब हो या कोई कर्नाटक का वजीर आला क्यों ना हो, वो कभी भी अपने आप को मुझे ये ओहदा चाहिए, वो ओहदा चाहिए, ओहदा खुद चलकर उनके पास आया करता था। अच्छा। वो कौम के रहबर थे, कौम के लीडर थे। बिल्कुल। जब कौम की बात पड़ी है, एक सवाल लोगों के जहनों में आज भी है कि वजीर ट्रांसपोर्ट जब थे तो क्या तमाम की तरह कौम के नौजवानों को भी उन्होंने मौका दिया रोजगार के लिए? बंगारप्पा की चीफ मिनिस्टर में इन्हें KSRTC का मिनिस्टर बनाया गया ट्रांसपोर्ट का, तो उस वक्त देवराज को, बेंगलुरु के MLA थे, देवराज साहब को KSRTC का चेयरमैन बना दिया गया, और MD जो है KSRTC का कोदंड रामैया को बना दिया गया। इनके पास फाइलें जो है सिग्नेचर के लिए आया करती थी। बंगारप्पा और देवराज चेयरमैन मिलकर इनका पास कोई काम करने ही इन्हें मौका नहीं दिया गया। तब उसी वक्त उन्होंने बंगारप्पा को धुतकार के, उसके बाद जो तब्दीली आई, इन्होंने SM कृष्णा को प्रपोज किया। बदकिस्मती से वीरप्पा मोइली का नाम वहाँ निकल आया, वो वजीर आला बने। अच्छा सर, अजीज सेठ मरहूम की हज़रत टिपुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत ज़्यादा अकीदत थी, और मैंने ये भी जाना है बड़े लोगों से कि आपने एक वक्त था, एक इलेक्शन के वक्त आपने श्रीरंगपट्टन गुंबद शाही में एक तमाम लीडरान को मुद्दों करते एक अहम मीटिंग की थी। उस ताल्लुक से अजीज सेठ का क्या कहना था सर उस वक्त? अजीज सेठ साहब को हमने शहर मैसूर के नरसिम राजा हल्के के मुसलमानों के रूबरू उनको ये बताया कि 16 साल का सियासतदान सिद्धरामैया है और आप 40 साल के सियासतदान नहीं। आपको मुसलमानों के ताल्लुक से ये करना चाहिए था, स्टेट चेयरमैन बनाना चाहिए था, किसी एक मुसलमान को MLC बनाना चाहिए था। क्या बात है जनाब अजीज सेठ साहब, शहर मैसूर से एक मुसलमान भी स्टेट का मेंबर नहीं बन सका। तो उन्होंने बताया कि लीडरशिप जो है खुद अपने आप में पैदा कर लेना चाहिए। मैं किसी को बनाने के हक में नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी औलाद को भी बनाने के हक में नहीं हूँ। उन्होंने यही कहा था। अच्छा सर, मौजूदा हालात में चूँकि इलेक्शन की हवा अभी से गर्म हो चुकी है, अजीज सेठ मरहूम फरमाया करते थे कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो मेंढक बाहर निकल कर आवाज़ करते हैं, तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? अजीज सेठ साहब की ज़बानी हमने सुना था, मेरे मरने के बाद शहर मैसूर में एक एक गली को एक एक लीडर पैदा होगा। जिस तरह से बारिश आने से पहले मेंढकियाँ टरटराया करती हैं, उसी तरह एक एक गली में एक एक लीडर होगा। इसका हाल जो है आने वाले दिनों में अल्लाह ही हाफिज है। आज वो देख रहे हैं, वो बात बिल्कुल सच्ची नजर आ रही है। बिल्कुल सही देख रहे हैं जी सर। हम इत्तेहाद के लिए क्या कहेंगे सर, क्योंकि हमारा अगर एक नुमाइंदा भी ज़ाया होता है तो सारे हल्के के लिए एक परेशानियों का सबब बन सकता है। तो आप इत्तेहाद के लिए क्या कहेंगे? मैं ये नहीं करूँगा कि आप कांग्रेस की तरफदारी करें या किसी और की। मेरा सवाल ये है कि इस हल्के में अगर एक मुस्लिम उम्मीदवार हम खो देते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत से नुकसान हम झेल सकते हैं सर। इंशाअल्लाह शहर मैसूर के नरसिम राजा हल्के में 5 मरतबा
अल्लाह तनवीर सेठ साहब जीत कर आए, 2 मरतबा उन्होंने मिनिस्ट्री भी पाई है। और इसके साथ साथ और भी हमारे मुस्लिम नुमाइंदे मौजूद हैं, वो भी नरसिम्हा राजा हल्के से कंटेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम इतना कहना चाहेंगे शहर मैसूर के खासकर नरसिम्हा राजा हल्के के मुसलमानों से, खासकर मुसलमानों से हमने देखा है कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद बहुत से लोगों की ये राय थी कि छोड़िए, बीजेपी आने के बाद क्या होगा हम देखेंगे, देख लेंगे। हम और आप देख चुके हैं कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने जा रहा है मुसलमानों के साथ। आज हमारे सामने हम और आप जानते ही नकाब का सिलसिला आया, नकाब का जो मसला उठा, उसके बाद हलाल का उठा, उसके बाद 3 तलाक का उठा, उसके बाद जो है अब गोश्त को बैन करने के लिए, हलाल गोश्त को बैन करने के लिए दुनिया की साजिशें चल रही है। हम ये जानते हैं अजान जो है फजर की अजान तो मौकूफ ही हो गई है, ये सब जानते ही मुसलमान। हम ये कहना चाहेंगे मुसलमानों से, हम कहने से पहले तमाम मुसलमान ये जानते ही कि बीजेपी हुकूमत को अगर आने दिया गया तो आने वाले इलेक्शन में हम बट गए, कट गए, तो दूसरों को थोड़े थोड़े वोटों से बांट दिया गया तो मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे। हरगिज कांग्रेस इख्तिदार पर नहीं आएगी, ये बात तमाम मुसलमानों को मालूम है। इंशाअल्लाह कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुसलमान एक नुमाइंदा एनआर से जीत कर आएगा और हुकूमत कर्नाटक में कांग्रेस की बनेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है। जेडीएस पार्टी का ये दावा है कि हमने मुसलमान लीडरों को, कई मुसलमान लीडरों को बनाया जो आज सियासत में अपने बहुत ही ऊंचे मकामात पे हैं, उनकी तमाम की देन जेडीएस बता रही है। तो क्या जेडीएस को पार्टी को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? भाई जेडीएस पार्टी जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि हम जानते ही आज जो रोशन बेग साहब कांग्रेस के अंदर इतने बार वजीर बने, ये भी जनता दल से ही आए। देश पांडे साहब भी जनता दल से आए, उग्रप्पा साहब भी जनता दल से आए, सीएम इब्राहिम साहब भी जनता दल से आए और सिद्धरामैया साहब भी जनता दल से आए। उसके बाद जो है जमीर अहमद साहब भी जनता दल में अपना नाम रोशन करते हुए फिर कांग्रेस को आए। ये तमाम देन जो है जनता दल की ही है, वो बिल्कुल सच कह रहे ही। लेकिन कर्नाटक में अक़लियत में पार्टी नहीं आएगी। हम ये कहना चाहेंगे जनता दल पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी में अगर वोट थोड़े कम हो गए आने वाले दिनों में तो उनकी रोटी जो है इधर पड़े तो भी घी में और उधर पड़ी तो भी घी में। इंशाअल्लाह ये मिली, अगर कोई ऐसा मौका आ गया तो मिली जुली सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे शहर बेंगलुरु में नाइन अंडरली जो मोहल्ला है, वहाँ अजीज सेठ साहब मरहूम ने अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट अजीज सेठ के नाम से बनवाया। आज एक एक मकान करोड़ों रुपयों की लागत का है। क्या ये सब देन अजीज सेठ साहब की नहीं? क्या ये खिदमत अजीज सेठ साहब की नहीं? बिल्कुल, ये बात मैं समझता हूँ कि मैसूर वालों को, बहुत चंद लोगों को मालूम है। ये बेंगलुरु की जो बात कर रहे हैं आप, बहुत कम लोगों को मालूम है। शुक्रिया कि आपने वो भी बता दिया।